सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की हियरिंग अभी भी चल रही है और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इस केस की अब 26 अगस्त को है। और जैसे जैसे आर्ग्यूमेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं वैसे वैसे ये डिबेट और भी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। यही वो मैटर है जिसमें प्रेसिडेंट डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन मांगी है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट के पावर्स क्या है जब बिल्स उनके पास आते हैं, स्पेशली अंडर आर्टिकल 200 एंड 201। और अभी तक के हियरिंग में एक चीज क्लियर हो गई है कि कोर्ट काफी सीरियसली देख रही है कि क्या गवर्नर्स के पास अनलिमिटेड डिस्क्रिप्शन है या फिर उनके ऊपर भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज है। पर इस हियरिंग में एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है जिसने सबको चौंका दिया। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ इंडिया ने 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जिसे कि लीड कर रहे हैं CJ BR गवई और उनके अलावा जस्टिसेस सूर्यकांत, विक्रमनाथ, PS नरसिम्हा और AS चंदोरकर मौजूद है। उन्होंने क्लियरली कह दिया कि वो इन 14 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन का जवाब नहीं देगी जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के अंदर रेज हुआ था। जी हाँ, आपने सही सुना, मतलब 14 क्वेश्चंस जो प्रेसिडेंट ने भेजे थे क्लैरिफिकेशन के लिए, उनमें से एक को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया आंसर करने से। तो चलिए देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या था और कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक। अप्रैल 8 को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसमें कहा गया था कि गवर्नर्स इनडेफिनेटली बिल्स पे बैठ नहीं सकते। मतलब अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास किया है तो गवर्नर को रीजनेबल टाइम के अंदर अपना डिसीजन देना होगा। आर्टिकल 200 में टाइम लिमिट मेंशन नहीं है, पर कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नर 4 से 5 सालों तक बिल को पेंडिंग रखे और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ब्लॉक करे। अब इसी जजमेंट में कोर्ट ने ये भी कहा था कि प्रेसिडेंट को भी आर्टिकल 201 के अंदर 3 मंथ्स के अंदर डिसीजन लेना होगा, वरना रीजन रिकॉर्ड करके स्टेट को कम्युनिकेट करना होगा। अब इस रूलिंग के बाद प्रेसिडेंट मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को एक रेफरेंस भेजा आर्टिकल 143 के अंडर और उसमें 14 क्वेश्चंस लिस्ट किए गए। बेसिकली पूछा गया कि क्या जुडिशरी ऐसे टाइमलाइंस प्रिस्क्राइब कर सकती है, क्या डीम्ड एसेंट का कॉन्सेप्ट वैलिड है और क्या गवर्नर्स के पावर्स जुडिशियल रिव्यू के अंदर आते हैं। थर्ड डे ऑफ हियरिंग में ही ये डेवलपमेंट देखने को मिला जिसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सेंटर की तरफ से अपने सबमिशंस कंटिन्यू कर रहे थे। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठाया कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को वोटर्स फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी ही गवर्नेंस का मेन पिलर है। पर सबसे बड़ी बात तब हुई जब बेंच ने क्लियर कर दिया कि वो 14th क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे। अभी 14th क्वेश्चन था कि डज द कॉन्स्टिट्यूशन बार एनी अदर जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अ सूट अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सिंपल शब्दों में ये एक टेक्निकल जुरिस्डिक्शनल वाला सवाल था। अगर एक स्टेट सेंटर के अगेंस्ट डिस्प्यूट लेकर आती है तो उसके पास रेमेडी आर्टिकल 131 में है जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देता है सुप्रीम कोर्ट को फेडरल डिस्प्यूट्स के लिए। लेकिन अगर स्टेट आर्टिकल 32 के अंदर आए तो क्या वो मेंटेनेबल है या नहीं। इसी पॉइंट पर CJ BR गवई एंड जस्टिस नरसिम्हा दोनों ने कहा कि इस स्पेसिफिक सवाल का आंसर देना अभी जरूरी नहीं है। जस्टिस नरसिम्हा ने रिमार्क किया कि टेकिंग एन एक्सट्रीम व्यू कैन नॉट सर्व एज अ रीजन टू आर्ग्यू दैट द कोर्ट शुड टेक नो व्यू एट ऑल। लेकिन फिर भी जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बोला कि इस मैटर को केप्ट ओपन ही रहने दिया जाए तो कोर्ट ने अग्री किया और क्लियरली कह दिया कि वो इस 14th क्वेश्चन को आंसर नहीं करेगी। मतलब अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बाउंड्री ड्रॉ कर दिया है और कहा है कि इस रेफरेंस के अंडर वो आर्टिकल 32 वर्सेस आर्टिकल 131 का क्लैरिफिकेशन नहीं देगी। अब SG तुषार मेहता ने अपने आर्ग्यूमेंट्स में कहा कि आर्टिकल 131 ही फेडरल डिस्प्यूट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, चाहे वो स्टेट वर्सेस सेंटर हो या स्टेट वर्सेस स्टेट। और आर्टिकल 32 काम आता है फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के केस में, ना कि फेडरल डिस्प्यूट्स में। उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि कोर्ट को गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के ऊपर टाइमलाइन इम्पोज नहीं करना चाहिए। SG का कहना था कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं और उनके डिसीजंस नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, मतलब कोर्ट्स उन पे जुडिशियल रिव्यू अप्लाई नहीं कर सकता। इसके लिए उन्होंने कुछ प्रेसिडेंट्स भी रेफर किए जिसमें कहा गया था कि एसेंट टू बिल्स एक डिस्क्रेशनरी एक्ट है जो जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड है। पर यहाँ पर CJ BR गवई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट की। उन्होंने पूछा कि व्हाट अबाउट द इश्यू ऑफ द गवर्नर विथ होल्डिंग एसेंट इनडेफिनेटली। अब CJ का कंसर्न सिंपल था, अगर गवर्नर के पास ये पावर होगी कि वो बिल को विथ होल्ड करके इनडेफिनेट टाइम तक रखे तो फिर स्टेट गवर्नमेंट जो लोगों के मैंडेट से इलेक्ट हुई है वो प्रैक्टिकली गवर्नर के विम्स और फैंसीज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी। उन्होंने एक शार्प ऑब्जर्वेशन भी दिया पहले कि वुड वी नॉट बी गिविंग टोटल पावर टू द गवर्नर टू सिट इन
over Abid, the government elected with the majority will be at whims and fancies of governor. ये लाइन इस पूरे डिबेट का क्रक्स है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर्सेस अनइलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का टसल। अब एसजी तुषार मेहता ने आर्टिकल 200 के अंदर गवर्नर के 4 ऑप्शंस बताए। पहला, गिव असेंट टू द बिल, दूसरा, विथहोल्ड असेंट, तीसरा, रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, चौथा, रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जब गवर्नर विथहोल्ड करता है तो बिल फॉल थ्रू हो जाता है, मतलब वो खत्म हो जाता है, लेकिन बेंच ने तुरंत इस पे ऑब्जेक्शन उठाया। जजेस का कहना था कि गवर्नर को अपना डिसीजन डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, वो साइलेंटली विथहोल्ड नहीं कर सकता। जस्टिस सूर्यकांत ने स्पेसिफिकली कहा कि मेन डिबेट यही है, विथहोल्डिंग का मतलब टेम्पररी है या परमानेंट। जस्टिस नरसिम्हा ने और क्लैरिफाई किया कि अगर गवर्नर एक बार विथहोल्ड बोल दे और मैटर खत्म हो जाए तो वो काउंटर प्रोडक्टिव है। उन्होंने कहा कि बट टू से दैट व्हेन फर्स्ट टाइम ही सेज आई विथहोल्ड द मैटर कम्स टू एन एंड, it can't be like that. It is counterproductive to the powers of governor, counterproductive to the legislative power also. It has to be open-ended. He could also say, please modify. अब एसजी मेहता का कहना था कि कोर्ट को इंटरप्रिटेशन करते वक्त आइडियल सिचुएशन ध्यान में रखनी चाहिए, ना कि एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स या रोग गवर्नर्स के केसेस। उन्होंने बोला, वन कैन नॉट इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्स्ट एग्जाम्पल्स। पर जस्टिस नरसिम्हा ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, इंटरप्रिटेशन इज अ प्रोसेस, इट टेक्स इनटू अकाउंट हाउ द सिस्टम इज वर्किंग and it can't be frozen at a time when the article is made and what ideal situation was there at that point. सीजे गवई ने भी अग्री किया और बोला कि लॉ का इंटरप्रिटेशन स्टैटिक नहीं हो सकता। ये मैटर प्योरली लीगल लगता है पर इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अंडरटोन भी है। तमिलनाडु और केरला जैसी स्टेट्स ने कोर्ट से कहा कि ये रेफरेंस मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि अप्रैल का जजमेंट क्लियर था और वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करता है। दूसरी तरफ सेंटर का कहना था कि कोर्ट ने अपने लिमिट्स क्रॉस किए थे टाइमलाइन प्रिस्क्राइब करके, और इसी बैकड्रॉप में लेटेस्ट डेवलपमेंट की सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन आंसर करने से मना कर दिया। ये दिखाता है कि कोर्ट अपने स्कोप को केयरफुली कैलिब्रेट कर रही है। अब हियरिंग अभी खत्म नहीं हुई है और अगले हफ्ते भी आर्ग्यूमेंट्स कंटिन्यू होंगे, लेकिन अभी तक का सिनेरियो ये है कि एक तरफ एसजी मेहता कंटिन्यूअसली आर्ग्यू कर रहे हैं कि गवर्नर्स के पास डिस्क्रेशन होना चाहिए और कोर्ट्स उन पर टाइमलाइन इम्पोज नहीं कर सकती, और वहीं दूसरी तरफ बेंच बार बार ये हाईलाइट कर रही है कि इंडेफिनिट डिले या विथहोल्डिंग फॉरएवर डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। और बीच में ये क्लियर हो गया कि 14th क्वेश्चन जो जुरिस्डिक्शन ऑफ आर्टिकल 32 वर्सेस आर्टिकल 131 से रिलेटेड था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आंसर करने से मना कर दिया है, मतलब वो पार्ट अभी के लिए ओपन ही रहेगा। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep following Law Chakra.